कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निक इन इम्यूनो डिटेक्शन। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक एंड इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक। इन दो टेक्निक के बारे में बात करेंगे। इम्यूनोफ्लोरोसेंस में आएगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्निक, सो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक के बारे में, जिसको हम वेस्टर्न ब्लोटिंग भी बोलते हैं। ओके, सो ऑल्सो नाउन एज वेस्टर्न ब्लोटिंग इज एन इम्यूनो डिटेक्शन technique used in a molecular biology and biochemistry for the detection and characterization of a specific protein within complex mixture. Okay, so the technique involved the separation of protein within a sample using a gel electrophoresis. Gel इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसमें यूज करेंगे, पूरा देखेंगे डिटेल में, आप सभी को समझ में आ जाएगा। फॉलो बाय द ट्रांसफर ऑफ द सेपरेटेड प्रोटीन ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ डिटेक्शन यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ओके, सो अब एक डायग्राम देख के ओवरऑल हम समझ लेते हैं, ताकि आगे जो मैं बोलकर जो बोलूँगा आप सभी को समझ में आ जाए। ओके, तो पहले हम ओवरऑल समझ लेते हैं क्या है फंडा। सो इस टेक्निक में होता क्या है, फर्स्ट प्रोसेस होती है हमें है वो सैंपल है वो कलेक्ट करना होता है। सैंपल से वो प्रोटीन है हम वो कलेक्ट कर लेते हैं लाइस वगैरह प्रोसेस से। ओके, सो इन प्रोटीन को हम है वो सैंपल बफर सॉल्यूशन या फिर हम कह लें कि एसडीएस एंड बीटा मर्केप्टोल से है वो ट्रीट कराते हैं, ताकि जो सारे के सारे जो प्रोटीन है इसके अंदर वो उसके कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटकर है वो लीनियर फॉर्म में आ जाए सारे के सारे प्रोटीन। ताकि लीनियर फॉर्म में आने के बाद में हम उनको है वो जेल में है वो रन कराएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जहाँ पर है वो साइज़ के अकॉर्डिंग है वो सेपरेट हो जाते हैं सारे के सारे प्रोटीन। ओके, सो सेपरेट होने के बाद में हम करते क्या है, इस जेल को, ये जो जेल हमारे पास जो मिला है उसको, उसके ऊपर हम एक मेम्ब्रेन लेते हैं। ओके, ये मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज या फिर पीवीडीएफ की हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे ये आप मेम्ब्रेन देख सकते हो। ओके, सो इसके ऊपर हम जेल हमारे पास प्राप्त हो गया। जेल जो 11 से वो जो हमने रन कराने के बाद में साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट होने के बाद में उसके ऊपर हम एक सॉलिड मेम्ब्रेन है होती है नाइट्रोसेलुलोज की, सो वो उसके ऊपर है वो रखेंगे हम जेल के ऊपर। ठीक है, ब्लोटिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, प्रोसेस ब्लोटिंग हो जाए ताकि इसके ऊपर, ओके, मेम्ब्रेन के ऊपर। साथ ही साथ इसके दोनों तरफ हम फिल्टर पेपर भी लगा देंगे एंड उसके ऊपर हम लगाते हैं फोम पैड। ओके, ऊपर ही ऊपर फोम पैड और नीचे ही नीचे फोम पैड। तो ऐसा कुछ है वो बनाकर हम इसको है वो बना लेते हैं। एंड देन इस सारे सेटअप को, इस सारे पूरे सेटअप को हम एक लोड कैसेट होती है, एक कैसेट होती है उसमें है वो लोड करते हैं। और इस कैसेट को हम है, ये जो कैसेट आपको दिख रही है ये है पूरी कैसेट। ओके, इसको हमने है वो इस कंटेनर में है वो लोड कर दिया है इस कैसेट को। ये है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोवाइड कराते हैं। इससे होगा क्या, जैसे कि मान लो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो रन कराया था वो नेगेटिव आयन वाले हैं मान लो प्रोटीन। सो हम क्या करेंगे, जो जेल वाला जो हमारे पास ये जो हमारे पास जेल वाला जो बैंड्स थे वो हम कैथोड की तरफ रखेंगे। ठीक है, इसको कैथोड की तरफ है, इसका मुंह है वो हेड है वो रखेंगे कैथोड यानी माइनस नेगेटिव पॉइंट, जो कि जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक वेव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो क्या होगा, इसके अंदर से जो प्रोटीन भी है वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगी, यानी एनोड की तरफ जाएगी, कैथोड से एनोड की तरफ। जिससे क्या होगा, जो प्रोटीन है जेल से है वो उसके ऊपर जो हमारी जो मेम्ब्रेन ली थी हमने नाइट्रोसेलुलोज की, सो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर सारे के सारे प्रोटीन आ जाएंगे और यानी ब्लोटिंग हो जाएगी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, उसके ऊपर आ जाएगी सारे के सारे। अब वो सारे के सारे प्रोटीन जो इस जेल के ऊपर थे, अब वो इस इलेक्ट्रिक की वजह से नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन की तरफ आने की वजह से ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर है वो आ जाएंगे, ब्लोटिंग हो जाएगी इस मेम्ब्रेन के ऊपर, आप देख सकते हो। एंड इसके ऊपर हम प्राइमरी एंटीबॉडी है उससे ट्रीट कराएंगे। एंड देन सेकेंडरी एंटीबॉडी जो जिसके साथ है वो अटैच होगा अपना एंजाइम या फिर फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। ओके, जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगी, जिससे हम है वो डिटेक्ट कर पाएंगे हम हमारा जो एंटीजन है उसको। ओके,
अब सारा प्रोसेस जो मैं बोलूँगा वही है जो हमने समझा है। ओके, सो देखते हैं प्रोसेस से। सो द सैंपल प्रिपरेशन, पहले सैंपल प्रिपेयर करेंगे हम। द प्रोटीन सैंपल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल और टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड इज सब्जेक्टेड टू डीनेचुरेशन एंड रिडक्शन टू इंश्योर दैट द प्रोटीन आर इन लीनियर अनफोल्ड स्टेट। ठीक है, इसके लिए हम एसडीएस एंड बीटा मरकेपनॉल का यूज करेंगे ताकि वो प्रोटीन लीनियर फॉर्म में आ जाए। एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेक्स्ट स्टेप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराएंगे। द डीनेचुरेटेड एंड रिड्यूस्ड प्रोटीन आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज यूजिंग a technique called polyacrylamide gel electrophoresis, page electrophoresis. Okay, so the protein are loaded onto a gel that contain a gradient of acrylamide which create a mesh-like structure that separate the protein based on their size. Okay, so acrylamide जो जेल है वो उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे है वो साइज के बेस पे सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होती है प्रोटीन ट्रांसफर, हम जो करते हैं। सो आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द प्रोटीन्स are transferred from the gel onto a solid support membrane such as nitrocellulose and PVDS. So इस membrane पे हमने वो ट्रांसफर किया यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड इलेक्ट्रोब्लोटिंग। ओके, सो जो हमने जो इलेक्ट्रिक बाद में प्रोवाइड की थी फॉर अप्लाइंग ऑन द मेम्ब्रेन, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोब्लोटिंग। ओके, सो द प्रोटीन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जेल टू द मेम्ब्रेन थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर दे बाइंड कोवेलेंटली टू द मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ पे हम ट्रांसफर बफर का भी यूज़ करेंगे जिसमें आपको ये भी याद रखना जिसमें आता है ट्रीस बेस। ओके, ट्रीस बेस ग्लाइसिन एंड मेथेनॉल। ओके, 20% मेथेनॉल। ठीक है, सो मेथेनॉल 20% जो कि करेगा जो एसडीएस हमने जो इस्तेमाल में लिया था कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सो उसको रिमूव करेगा मेथेनॉल 20% मेथेनॉल। ओके, सो जिससे क्या होगा कि जो हमने एंटीबॉडी से ट्रीट कराना होगा, एंटीबॉडी जो अटैच होगी वो अटैच हो पाएगी कोवेलेंटली। अगर वो एसडीएस होगा तो वो अटैच ही नहीं हो पाएगी। सो उसको रिमूव करने के लिए हमें ट्रांसफर बफर का यूज़ करना होगा। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है। Okay, then fourth step is membrane blocking. Okay, so membrane blocking है वो यूज की जाती है। The membrane is then blocked using a protein containing buffer to prevent non-specific binding of antibody to membrane. Okay, so non-specific binding ना हो एंटीबॉडी की। अगर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाएगी तो वो एंटीबॉडी अपनी कहीं भी हर कहीं है वो अटैच हो जाएगी। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ब्लॉकिंग प्रोटीन जैसे कि नॉन फैट ड्राई मिल्क एंड बीएसए सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ओके, सो नॉन फैट ड्राई मिल्क, ये भी याद रखना आपको, नॉन फैट ड्राई मिल्क एंड बीएसए सॉल्यूशन है वो यूज़ किया जाता है फॉर ब्लॉकिंग मेथड, जिससे वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं होती है एंटीबॉडी की, ओनली स्पेसिफिक जो प्रोटीन होता है उसके ऊपर ही बाइंडिंग होगी। ओके, सो ये सारी थी प्रोटीन टेक्निक। सो नेक्स्ट स्टेप जैसे कि प्राइमरी एंटीबॉडी का इंक्यूबेशन हम कराते हैं। ओके, प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद में हम सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर है वो अटैच होती है। सो एंटी प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, सो उसके ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर ही अटैच होती है जिसके ऊपर है वो एंजाइम या तो अटैच होता है कांस्टेंट फ्रेगमेंट के ऊपर। ओके, या फिर फ्लोरोसेंट जो मॉलिक्यूल होता है फ्लोरोसेंट डाई। ठीक है, एंजाइम होगा तो जैसे कि हॉर्स रेडिस प्रोक्सीडेज एक एंजाइम है, जैसे कि वो सब्सट्रैक्ट को इन सोल्यूबल कलरलेस सब्सट्रैक्ट को है वो कलर्ड इनसोल्यूबल सब्सट्रैक्ट में है वो बदल देता है, जिससे वो कलर आ जाएगा जहाँ पर पता चल जाएगा उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटिटी। ओके, सो देन है वो डिटेक्शन है वो कर लिया जाएगा। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी होता है उससे भी है वो, या फिर केमिल्यूमिनेसेंस से, तो इससे वो डिटेक्शन है वो कर लिया जाएगा। एंड इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करें, सो वेस्टर्न ब्लोटिंग या इम्यूनोब्लोटिंग is a powerful tool for the detection and characterization of a specific protein within complex mixture. Okay, so the technique is widely used in molecular biology and biochemistry research as well as in clinical diagnostic for the detection of disease biomarkers. Okay, एंड एज वेल एज हम इसको सेल सिग्नलिंग में भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि जीपीसीआर की सिग्नलिंग हो चाहे, या फिर WNT बीटा केट की सिग्नलिंग हो मान लो। ठीक है, जैसे कि WNT है वो अटैच होगा रिसेप्टर के साथ, तो उसकी सिग्नलिंग चालू है या नहीं है, चालू है तो क्या होता है, जैसे कि WNT है। ओके, सो WNT है वो अपने रिसेप्टर के साथ है वो अटैच होकर रिजल्ट या ओके, सो आगे GSK को इनहिबिट करके जो भी इसकी जो साइकिल होती है सेल साइकिल, ओके, देन बीटा केट को है वो एक्टिव कर देता है। बीटा केट है वो आगे जाके जो भी प्रोटीन को है वो प्रमोट करता है, मान लो CMYC है। ठीक है, सो वो एक्सप्रेस होता है। सो वो अगर एक्सप्रेस होगा तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर पाएंगे उस वो प्रोटीन है या नहीं है तो उसकी सिग्नलिंग चालू है। ओके, सो इस प्रकार से सेल सिग्नलिंग में भी यूज काफ़ी होता है।
सो नाउ हम बात करते हैं इम्यूनोफ्लोरोसेंस की। बहुत ही ईजी टेक्निक है ये भी। ओके, सो सारे की सारी ये इम्यूनो डिटेक्शन टेक्निक है वो कुल मिलाकर है एक ही प्रिंसिपल पर काम करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर। ओके, सो दिस टेक्निक इज यूज फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टू बाइंड द टारगेट मोलिक्यूल्स विच allow to the visualize under a fluorescent microscope, and immunofluorescence has a wide range of application in biology. Okay, so ये application भी सेम से ही होते हैं, मेडिकल रिसर्च इंक्लूडिंग द डिटेक्शन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड सेलुलर स्ट्रक्चर। सो इसके जो टाइप होते हैं आप सभी को पता है, जो इसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो प्रकार है इम्यूनोफ्लोरोसेंस के। सो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस में क्या होता है, ए फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडी इज यूज टू डायरेक्टली बाइंड टू द टारगेट प्रोटीन विद इन द सैंपल। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड व्हेन द टारगेट प्रोटीन इज अबुंडेंट एंड वेल कैरेक्टराइज्ड। सो डायरेक्ट जो मेथड है उसमें होता क्या है, जैसे कि ये हमारे पास जो सैंपल है हमने आइसोलेट कर लिया मान लो, ठीक है। सो इसमें हमारे पास जो इंटरेस्टेड, जो हम जिस प्रोटीन के लिए इंटरेस्टेड है, जिसके लिए हमें ये सोल्व करना है, सो मान लो ये इस शेप का एंटीजन है। ओके, प्रोटीन के ऊपर मान लो जो सरफेस प्रोटीन है जो एंटीजन का काम करता है एपिटो, जो ये है मान लो इस शेप का, और अलग भी शेप के ऑब्वियसली सॉल्यूशन में होंगे। ओके, सो यहाँ पे एक और है मान लो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट टेक्निक में क्या होता है, जो डायरेक्ट प्राइमरी जो एंटीबॉडी होती है जो हम ट्रीट कराएंगे, जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, ओके, सो वो ही है फ्लोरोसेंटली लेबल्ड ही होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी ही सीधी की सीधी। ओके, जैसे कि ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये है वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होगा, या फिर इसके ऊपर एंजाइम है वो अटैच होगा। इसके हमें इस टेक्निक के अंदर, डायरेक्ट टेक्निक के अंदर हमें सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज नहीं करना होगा, सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी से ही हमारा काम चल जाएगा। ओके, सो प्राइमरी एंटीबॉडी से ही हमें काम चल जाएगा। ओके, लेकिन एक बात और, ये जो प्रोटीन होते हैं हमारे एंटीजन, इसको हमें, जैसे कि ये लेयर है हमारा जो कंटेनर की लेयर, इसके है वो अटैच रहते हैं। ओके, सो ये है, ये अटैच है, और ये भी है, इसके अटैच रहते हैं, जिससे क्या होता है, ये अटैच हो जाएंगे अपनी एंटीबॉडी। ओके, सो उसके बाद में हमें वॉश आउट करना होगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारी एंटीबॉडी हमारे पास और भी आएगी। ओके, जिससे है वो, अब देखो जैसे कि हमने ट्रीट कराया था, तो इससे क्या होगा, जो बहुत सारी एंटीबॉडी से हम ट्रीट कराएंगे वो क्या इधर उधर और भी पड़े रहेंगे। सो उसको हमें वॉश आउट करना होगा। अगर वॉश आउट नहीं करेंगे सो उससे भी सिग्नल आकर हमें वो पूरे सॉल्यूशन में सिग्नल आ जाएंगे। सो इससे क्या होगा, उनको वॉश आउट करके हमें जो फालतू में जो पड़े हैं एंटीबॉडी उसको है वो निकाल देंगे। ओके, सो जिससे क्या है, ओनली जो कंटेनर के ऊपर जो अटैच्ड है प्रोटीन, एंटीजन प्रोटीन के ऊपर, सो ओनली उसी के ऊपर है वो अटैच रहे, वो उससे सिग्नल आएगा और पता चल जाएगा कि प्रोटीन है वो कहाँ है। जबकि अब इनडायरेक्ट प्रोटीन में हम अगर बात करें, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के बारे में बात करें, तो उसमें हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। सो ओके, सो एन अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी इज फर्स्ट अप्लाइड टू द सैंपल। तो उस पहले से ही है वो अप्लाइड करी हुई होती है प्राइमरी एंटीबॉडी। ओके, सो विच बाइंड टू द टारगेट प्रोटीन, एंड देन हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी दैट इज लेबल्ड विथ ए फ्लोरोसेंट डाई इज देन अप्लाइड, ओके, विच बाइंड टू द प्रोटीन primary antibody and allow for visualization of a target protein. This method is often used when the target protein is less well characterized or when multiple protein need to be detected in the sample. Okay, सो इसमें अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टेक्निक के अगर हम बात करें, सो इसमें जैसे कि हमारे पास ये सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रोटीन है मान लो। ओके, सो ये हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट या एंटीजन है, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग शेप के रहेंगे हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारा जो एंटीजन है, जो एंटीबॉडी है वो प्राइमरी एंटीबॉडी जैसे कि पहले से ही है, इसके ऊपर है वो बाइंड है। ठीक है, अब होगा क्या, हम इन जो प्राइमरी एंटीबॉडी जो बाइंड है इसके ऊपर है वो हमारा जो एक और सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है, इसके ये जो है अपना कांस्टेंट फ्रेगमेंट है, इसके ऊपर ही जो बाइंड होता है हमारा सेकेंडरी एंटीबॉडी। ओके, सो डोंट माइंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एक बार सही से है वो नहीं बनी, आप सभी को पता है वैसे स्ट्रक्चर। सो इसके ऊपर है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर है वो फ्लोरोसेंट अपना मॉलिक्यूल या फिर जो एंजाइम है जो कि सब्सट्रेट को कलर्ड सब्सट्रेट में बदलता है, वो हमारे पास होगा फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है मान लो। ओके, सो यहाँ पे है वो, इसको है वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा अंडर द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। ओके,
सो ये था पूरा टेक्निक एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज अ पावरफुल टेक्निक बिकॉज इट इज अलाउ फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ a specific molecule within a complex sample. This can be especially useful for studying the location and functional function of protein within cell, tissue, and organ. Okay, the technique can also be used to diagnose disease such as autoimmune disorder by detecting the presence of antibodies that bind to self antigen. Okay, so autoimmune disorder को भी हम इससे वो टेक्निक से वो पता लगा सकते हैं एंड वन लिमिटेशन की अगर बात करें लिमिटेशन ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंट इज दैट इट रिक्वायर स्पेशलाइज equipment, okay, such as fluorescent microscope to visualize the labeled protein. In addition, the technique can be time consuming and may require multiple steps to achieve high quality result. Okay, so ये कुछ limitation थे and however despite this limitation immunofluorescence remain a valuable tool for researcher and clinical ओके सो इतना ही था इस वाली वीडियो में हमने बात कर ली एकदम डिटेल में इन दोनों टेक्निक के बारे में ओके इम्यूनोफ्लोरेसेंस इन एंड इम्यूनोब्लोटिंग जो कि वेस्टर्न ब्लोटिंग भी बोलते हैं सो दोनों होप कि आप सभी को समझ में आ गया है तो इतना ही था इस वाली वीडियो में एंड प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी है एमएससी के रिलेटिव अगर आप देखना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो ओके बाय बाय।